बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ बैरिस्टर एहतशाम अमीरुद्दीन। प्रोग्राम में खुशामदीद। नाजरीन, एक इंसान के खून की क्या कीमत है, इसका जवाब अगर कुरान मजीद की रोशनी में देखा जाए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं कि जिसने एक बेगुनाह इंसान को कत्ल किया गोया उसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया। इसके अलावा मुझे याद पड़ता है कि हमारे नबी आखिर ज़मा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हिज्जतुल विदा के मौके पर जब ये कहा कि मेरा ये पैगाम क़यामत तक आने वाले लोगों तक पहुंचा देना, तो उसके बाद इरशाद किया कि हर मुसलमान की जान, माल और इज्जत हर दूसरे मुसलमान पर हराम है। लेकिन आज नाजरीन, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में कितने लोगों की जान, माल और इज्जत महफूज है ये तो हम सब जानते हैं। आज इस मुल्क में लोगों की जान पर हमले तो होते हैं, इज्जतों पर डाके तो डलते हैं और इसके अलावा माल जो है उसे चोरी भी कर लिया जाता है। आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे एक कत्ल का मुकदमा जिसमें दो मुख्तलिफ पार्टीज पिछले 9 साल से अदालत में पेश हो रही हैं और दोनों ये कहती हैं कि हम मजलूम हैं, हमारे साथ जुल्म हुआ है और हमें इंसाफ चाहिए। लेकिन अदालत पिछले 9 साल से फैसला नहीं कर सकी कि कौन जालिम है और कौन मजलूम। आइए देखते हैं कि मुकदमा क्या है। ये वाक़या है 25 मई 2005 का। बल्दियाती इलेक्शन के लिए वोटिंग जारी थी। एक उम्मीदवार का सपोर्टर ज़हीर अहमद मुखालिफिन की फायरिंग से जान हार गया। थोड़ी ही देर बाद इल्ताफ नामी एक और शख्स अपनी जान से हाथ धो बैठा। मराका का ये कस्बा मुल्तान रोड पर वाक़ है। मकतूल ज़हीर के बाप मलिक रियाज ने अपने बेटे की FIR कटवाई जिसका नंबर था 544/5। FIR काटी गई ताज़ीरात पाकिस्तान की दफात 302, 148, 149 और 109 के तहत। ये केस पाकिस्तान की सियासत के उस तारीख गोशे का अक्कास है जिसमें लोग अपनी जान से चले जाते हैं और उनकी लाशों पर सियासी लोग अपनी सियासत चमकाते हैं। नाज़रीन, इस वक्त मैं कोर्ट पे मौजूद हूँ और मलिक रियाज साहब तारीख के बाद बाहर आ चुके हैं। इनसे पूछते हैं कि केस में क्या पेशरफ्त हुई और क्या प्रोग्रेस हुई और केस एक्चुअली है क्या। जी अस्सलाम वालेकुम। मलिक रियाज साहब, पहले थोड़ा सा बता देंगे बुनियादी तौर पे केस आपके बेटे के कत्ल का कैसे हुआ, ये वाक़या कैसे हुआ? जी, ये 25/8/2005 को बल्दियाती इलेक्शन के ऊपर बाहर मेरा बेटा बैठा हुआ था और मैं सपोर्ट कर रहा था राना बख्तियार। 25/8/2005 जी, तकरीबन को 8 साल से भी ज़्यादा हो गया। तो ये जो दूसरी पार्टी थी जो इलेक्शन लड़ रही थी, बल्दियाती इलेक्शन, उसमें मलिक शबीर जो था वो चेयरमैन था, नाज़म था और नैब नाज़म फैज़ रसूल था। मैं जो सपोर्ट कर रहा था, मैं राना बख्तियार को सपोर्ट कर रहा था। वो नाज़म का इलेक्शन लड़ रहा था और चौधरी सईद उसका नैब नाज़म था। मुझे जो सज़ा वहाँ पे दी गई वो इसलिए सज़ा दी गई कि मैं राना बख्तियार को सपोर्ट कर रहा। क्या सज़ा दी गई? मेरे बेटे को मर्डर कर दिया जी वहाँ पे। ये लोग मुसल्ला है, फैज़ रसूल, जवेद रसूल, आबिद रसूल, सन ऑफ गुलाम रसूल जी, फैज़ रसूल जो है ये खुद इलेक्शन लड़ रहे थे। जी जी, ये नैब नाज़म था जी, ये नाइब नाज़िम का इलेक्शन ये खुद लड़ रहे तीनों थे भाई। उसी दिन जिस दिन ये वाक़या हुआ। जी जी, उसी दिन। तो उसी दिन इन्होंने खुद आकर आपके बेटे को जी बिल्कुल, हाँ जी। FIR में नामजद है जी नामजद मुल्ज़म कितने है लोग मेरे। नामजद हैं? ये तकरीबन 6 लोग हैं जी जो नामजद हैं और 4 लोग हैं जो 109 के मेरे मुल्ज़म हैं। यानी कि 10 लोगों को आपने FIR में हाँ नामजद जी। किया। जी जी, ठीक है, तो उसमें से फिर कितने लोग गिरफ्तार हुए? और जी अब तक कोई मेरे ख्याल में एक बंदा गिरफ्तार हुआ था तो वो भी बेल आउट है और एक 109 का मुल्ज़म वो गिरफ्तार हुआ था और बाकी सारे जो है ना वो आज तक इश्तिहारी हैं और कोई 2 पुलिस ने बेगुनाह कर दिए थे। बाकी सब इश्तिहारी हैं। बाकी सब फैज़ आज तक रसूल का इश्तिहार। क्या बना? फैज़ रसूल को भी पुलिस ने बेगुनाह कर दिया था और खाना नंबर 2 में चालान कर दिया था, वो भी बेल आउट है। और हाज़िरी के और अरेस्ट नहीं हुए थे जी वो, बाकी सारे उसके भाई जो हैं वो खुद वो सारे इश्तिहारी हैं। यानी कि उनकी प्री अरेस्ट बेल वगैरह कंफर्म हो गई। हाँ जी। तो फैज़ रसूल को आपने कोई रोल भी एट्रीब्यूट किया FIR? जी, उसने फायर मारे थे। तो फिर उसके बावजूद उसकी कब्ल गिरफ्तारी जमानत हो गई? जी जी बिल्कुल, पुलिस ने उसे बेगुनाह कर दिया जी। अच्छा, ठीक हाँ है। जी, चूँकि उस वक़्त वो जब हम इस रफड़ में पड़ गए तो फिर वो मलिक शबीर जो था वो नाज़म बन गया तो इक़्तिदार में आ गए तो फिर मुशर्रफ दौर था। पोलिंग स्टेशन में किसी किस्म की कोई आपस में चपकलिश हो गई थी, किसी किस्म की कोई लड़ाई हो गई थी जिसके बाद ये वाक़या? जी बिल्कुल नहीं हुई, कोई लड़ाई, कोई किसी किस्म की चपकलस नहीं हुई थी। बस मास है इस चीज़ की तकरार ज़रूर हुई होगी कि भाई आप जो है ना वो धांधली ना करवाएं
ये वोट गलत जो है ये ना डलवाएं, इस किस्म की कोई बात हो वही गई। आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या इस तरह की कोई बात हुई थी, कोई लड़ाई, कोई चपकलिश, उसके बाद फिर ये वाकया हुआ? हाँ जी, मेरे बेटे ने इनको मना किया कि भाई आप लोग जो है ना गलत वोट डलवा रहे हैं तो इनसे आप मना हो जाएं, और इसके बाद आगे कोई बात नहीं हुई। फिर वो लोग चले गए और कोई 4 बज के कुछ मिनट के ऊपर ये पोलिंग स्टेशन के बाहर बैठा हुआ था और ये मुसल्ला आए सारे लोग 2 गाड़ियों में, और इन्होंने आते ही अंधाधुंध फायरिंग कर दी और ललकारा मारा कि आज हम आपको मज़ा चिखाते हैं राना बख्तियार की सपोर्ट का, इमदाद का। अच्छा, इसके अलावा भी तो एक लड़का कत्ल हुआ उसी दिन, अल्ताफ थे। वो कौन? वो भी जो उसका वालिद था वो भी हमारे साथ राना बख्तियार को ही सपोर्ट कर रहा था और उसका भी मैं मुद्दई बना था। वो जहाँ पे मेरे बेटे का वकूआ हुआ था वहाँ से तकरीबन कोई 2 फरलांग आगे उसका वकूआ हुआ था। मैं वहाँ पे मौके पर उधर मौजूद भी नहीं था जी। ये उसका वालिद है बाबा नियाज। उसका मुद्दई कौन बना? उसका मुद्दई मैं बना था जी। तो उसके बाद वो आपके ऊपर ही बाद में 1 महीने के बाद इन लोगों ने जब इन्होंने देखा कि हम फंस रहे हैं तो फिर ये जो इल्म दीन जो अब मुद्दई बना है, ये फैज़ रसूल की सिस्टर है इसकी बीवी जी। इन्होंने उसको इस्तेमाल किया और बाबा नियाज को कमरे में बंद कर दिया जी। 5-6 दिन 7 दिन। इल्म दीन इनका सक्का भाई है जी। हाँ जी, तो वो हाई कोर्ट में जाके रिट करके हमारे खिलाफ FIR का जो था ना वो ये लेके आए हुक्म। अच्छा, ये जो वकूआ हुआ जहाँ पर आपका बेटा कत्ल हुआ और साथ ये लड़का दूसरा अल्ताफ जो कत्ल हुआ, ये एक ही जगह पे हुआ या अलग-अलग जगह? डिफरेंट है, डिफरेंट जगहों पे। जी मैं बता रहा हूँ ना कि ये 2 फरलांग का दरमियानी फासला है। तो अब अल्ताफ का जो कत्ल है वो आप पर डाल दिया दूसरी पार्टी ने? आप जी बिल्कुल, वो मेरे जो गवाह साथी थे मौके पे उनके ऊपर डाल दिया और उनको थ्रेट करने के लिए ताकि ये शाते ना दें। फिर हमें पुलिस ने बुलाया, हम शामिल तफ्तीश होते रहे, पुलिस ने हमें बेगुनाह कर दिया, मुतलका थाने ने भी हमें बेगुनाह कर दिया। फिर ये तफ्तीश CIA में तब्दील करके लेके गए, CIA ने भी हमें बेगुनाह कर दिया। और फिर ये क्राइम ब्रांच पंजाब में ये जो इल्म दीन वगैरह थे ये तफ्तीश लेके गए, वहाँ से भी हमें उन्होंने वही हमारी तफ्तीश हुई जो पीछे उन्होंने लिखा था, हम बेगुनाह होते गए। फिर इन्होंने हमारे खिलाफ इस्तगासा कर दिया। अब हम इस्तगासे की पेशी के ऊपर आते हैं, मैं और मेरे गवाह जो हैं। तो आपके वकील से भी बात करते हैं। जी वकील साहब। जी प्लीज़। क्या पेशरफ्त है केस में, कब तक अब इसका फैसला? मैं तो जी कोई 9 साल से ही फ्रॉम द वेरी बिगनिंग मैं आई एम कंडक्टिंग दिस केस जी। तो इसमें अभी जुडिशल पॉलिसी आ चुकी है तो उसके ऊपर कोई नहीं किया जा रहा अमल दरामद है जी इन लेटर एंड स्पिरिट, ताकि ये एक्सपीडाइट हो। तो ये 9 साल मतलब इतना पुराना हो गया केस, तो ये अब मुझे तो अच्छा नहीं लगता बीइंग एन एडवोकेट। मोर देन 40 ईयर्स हो गया मुझे प्रैक्टिस में, तो इसलिए मैं तो यही गुजारिश करूँगा कि जो ऑनरेबल कोर्ट्स हैं इनके पास मतलब लॉट ऑफ प्रोविजन है लॉ की। 9 साल के और उसके बावजूद अभी तक फैसला नहीं हुआ। जो आपके क्लाइंट हैं वो ये कह रहे हैं कि दूसरी साइड के जो वकीला हज़रात हैं उनकी तरफ से डिलेइंग टैक्टिक्स मैं यही अर्ज कर रहा हूँ जी। आप समझते हैं कि सिर्फ वकीलों की बात है या फिर अदालत का भी कसूर है? मैं अर्ज ये कर रहा हूँ कि इन 9 साल में ऑलमोस्ट हाफ अ डजन ऑफ जजेस दे वर ट्रांसफर्ड आफ्टर सम पीरियड। एक तो ये हो जाता है, उससे डिले है। सेकंड ये है कि जो जजेस हैं उनको मैं बताता हूँ कि ये प्रोविजन ऑफ लॉ है, आपके पास इनॉर्मस पावर्स हैं कि आप गवाहान को, मुद्दईयान को और मुल्ज़मान को आप किस तरह से आप कोर्सिव मैयस करके तो कोर्ट में ला सकते। तो वो थोड़ा सा अगर इस पे अमल दरामद कर लें, मेरी हम्बल सबमिशन है। हमने देखा ये अमल दरामद क्यों नहीं होता? ये जजेस से पूछेंगे ये सवाल जजेस से पूछे। मेरी प्रेयर है उनके आगे ऑलवेज। आपको क्या लगता है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्यों नहीं अदालतें करती, क्यों नहीं जजेस करते जब लॉ में प्रोविजंस मौजूद हैं? नहीं, मैं नहीं कह सकता कि वो जजेस डरते हैं या वो जजेस अप्रोच है या क्या वजह है, मुझे नहीं अच्छा लगता मैं ऐसी बात कहूँ। हाउएवर कि प्रोविजन ऑफ लॉ मौजूद है। देखिए मैं सिर्फ आपके स्पेसिफिक केस की बात नहीं कर रहा और मैं किसी एक जज की बात नहीं कर रहा। ये जो मसला है ना जी, ये तो हमारी अदालतों में हर जगह पर मौजूद है। प्रोविजंस लॉ की मौजूद है जिससे आप ट्रायल को एक्सपेडाइट कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद उन प्रोविजंस को इस्तेमाल ही नहीं किया जाता, कानून का नफाज ही नहीं होता। तो वो क्यों नहीं होता? हर क्रिमिनल कोर्ट में ऐसा हो रहा है, हर ट्रायल कोर्ट। जी बिल्कुल। तो आपके ख्याल में क्यों नहीं होता? कि डिलेइंग टैक्टिस है, ठीक है ना जी, ओपोनेंट पार्टीज के। सेकंड ये है कि जज साहबान थोड़ा एफिशिएंट हो जाए
और परवीन ऑफ लॉ मौजूद हैं, कुर्सी मैयस करें और सबको वो प्रोड्यूस करा सकते हैं। मेरे ख्याल में एक माइंडसेट भी बन गया है कि डिले जो है उसको फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर दिया। जी ऐसा भी हो गया, ऐसा भी हो गया। थोड़ा और एडवोकेट्स के बिहाफ पे भी है कि दे शुड बी फेयर और ऑनेस्ट होके वो करें केसेस को और रिजल्ट लें। यानी कि एक शख्स का बेटा कत्ल होता है, वो अदालत में जाता है इंसाफ लेने के लिए, 302 का मुकदमा दर्ज कराता है। अब ना सिर्फ उसे वो 302 का मुकदमा लड़ना पड़ रहा है मुद्दई के तौर पे, बल्कि एक दूसरा 302 का मुकदमा है जिसमें बतौर मुलजिम उससे अपने आप को क्लियर कराना है। इंसाफ लेना बहुत कठिन हो गया इस तरह की। देखिए ना जी, अभी ये ट्रायल कोर्ट है, इसके बाद अभी ऑनरेबल हाई कोर्ट है, देन एपेक्स सुप्रीम कोर्ट है। जो भी पार्टी जिसके हक में नहीं होएगा वो डेफिनेटली ऊपर जाएंगे। अच्छा, वो जो बच्चा कत्ल हुआ था, इंताफ जो कत्ल हुआ था, ये उसके वालिद साहब हैं? ये उसके वालिद हैं। मैं इनसे भी जरा बात ये नहीं आए फ्रंट में, ये नहीं आए। इन्होंने कहा चाचा आपका क्या नाम है? मेरा नाम मुझे बताएं कि जिन्होंने इनका मलिक रियाज साहब के बेटे को कत्ल किया, उन्हीं लोगों ने आपके बेटे को भी कत्ल किया? मेरे को उसने दबा दिया कि मैं तेरे साथ ही निपटा। 15-20 मिनट में, आधे घंटे बाद मेरे बच्चे का तला आ गया, गोली लग गई। और पता नहीं रिपोर्टरों से मराया या भतीजों से मराया। मेरा बेटा उन्होंने मारा, मलिक ने नहीं मारा। यानी कि आपने वकूआ देखा नहीं है, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि मलिक रियाज जो है ये इन्वॉल्व नहीं है उसके? हाँ जी। तो फिर इनके ऊपर इस्तगासा कैसे हो? फिर ऐसा सुना ना, जब फिर मैंने ये बात किया तो मुझे कई दिन मेरे ऊपर पैरे लगाए। कोई बोलता है जी तुमको हज कराएंगे, उम्रे कराएंगे। जो मेरे बेटे बेटियां नूहें सब उन्होंने अपने साथ कर ली, मेरा साथ ही कोई नहीं रहा। मेरे पास लाहौर का किराया भी नहीं था, मैं केस कर नहीं सकता। ये जागीरदार का झगड़ा था। मैं आपके बच्चे भी आपके साथ नहीं हैं? वो बच्चे मेरे जी वो भी इनसे डरते हैं घर में, गाँव में। वो जागीरदार आदमी है, जो को कहेगा वो मानेंगे। मैं तो इतने जोगा ही नहीं था। अच्छा, तो मैं तो इसीलिए आज तक रोता रहा। मैं बेटों को क्या, एक दूसरे बेटे से मुझे मुराने लगे। खुद देख रहे थे कि इसको भी मारो तो भी राणे के पास या मल के पास ना जाए। तो मैं तो आज तक इधर ही लुकता फिरता ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। बाकी जो अल्लाह करे, जो इंसाफ। आपके अपने बेटे से आपको मरवाने लगे थे? मुझे मराने लगे सिर्फ बेटे से, आपके दूसरे बेटे से कि इसको मारो, ये किसी के पास ना जाए। नाज़रीन, मुद्दई पार्टी का मौक़िफ़ आपने देखा, जिनका ये कहना है कि हमारे साथ बहुत जुल्म हुआ है। मलिक रियाज जो है उन्होंने कहा कि मेरे बेटे को कत्ल किया गया, उसके साथ मेरे एक पॉलिटिकल सपोर्टर को कत्ल किया गया। बेटे के FIR जो है मैंने दर्ज कराई, लेकिन 9 साल से मुझे इंसाफ नहीं मिला। लेकिन जो दूसरा कत्ल हुआ मेरे पॉलिटिकल सपोर्टर इल्ताफ़ का, उसके मुकदमे का भी मैं ही मुद्दई था। लेकिन क्योंकि पुलिस के साथ साजबाज कर ली दूसरी पार्टी ने, और फिर जो वो लड़का इल्ताफ़ था उसके चचा ने, लिहाजा वो मुकदमा उल्टा मेरे ऊपर डाल दिया गया और मुझे उसमें मुलज़म बना दिया गया। अब एक तरफ तो मैं अपने बेटे के कत्ल के मुकदमे में बतौर मुद्दई इंसाफ की इस्तदा किए हुए हूँ, और दूसरी तरफ एक दूसरा 302 का मुकदमा जिसमें मेरा ही पॉलिटिकल सपोर्टर जो है वो कत्ल हुआ, उसमें मुझे अपनी सफाई देनी पड़ी है। अब हम जाएंगे दूसरी पार्टी के पास और उनसे पूछेंगे कि उनका मौक़िफ़ क्या है, क्योंकि अभी तक मैंने यही सुना है कि वो ये कहते हैं कि जुल्म तो हमारे साथ हुआ है, हमारे साथ ज्यादती हुई है, हमारा एक पॉलिटिकल सपोर्टर जो है उसको मारा गया है और धांधली की जा रही थी, उसको हमने रोकने की कोशिश की, जिसके नतीजे में ये वाक़यात हो गए। तो आइए चलते हैं और जानते हैं कि उनका क्या मौक़िफ़ है। नाज़रीन, इस वक्त मैं दूसरी पार्टी के साथ मौजूद हूँ, इनका क्या मौक़िफ़ है आइए इनसे जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, आपका क्या नाम है? रशीद अहमद। अच्छा रशीद साहब, ये 302 का जो मुकदमा है मलिक रियाज साहब के बेटे के कत्ल का, उसमें आप भी मुलज़िम हैं? मेरे खिलाफ उन्होंने 109 में 109 किया हुआ है, 109 में मुलव्वस किया हुआ है। और फैज़ रसूल साहब किधर है? हाँ जी, फैज़ रसूल मेरा उससे कोई तल्लक नहीं है, ना वो मेरा रिश्तेदार है। सिर्फ वो मेरा यही मामला है कि मैंने उसको बरादरी की सतह पर सपोर्ट किया था बस, इसीलिए इन्होंने आपको भी, इसलिए उन्होंने मुझसे 302 में, इसलिए इनसे पहले भी हमारा मुकाबला होता रहा। आज से पहले मलिक रियाज का भाई हमसे आ रहा है, मलिक रियाज का बाप हमसे आ रहा है, मलिक रियाज खुद हमसे आ रहा है। और हम आया मतवस्त तबके के लोग, ये वो बहुत बड़े लोग हैं, वो किसी पढ़े लिखे आदमी को बर्दाश्त नहीं करते कि वो कोई इनके मुकाबले में कोई इलेक्शन लड़ सके। अच्छा, वो वैसे कहते हैं कि वो बड़े लोग हैं, आप कह रहे हैं मलिक रियाज, उनकी हिस्ट्री देखे जाके, हिस्ट्री पढ़े वो कौन है। और हम तो हमारे खिलाफ तो आज तक 107-51 का कोई मुकदमा भी किसी थाने में नहीं है। वकूआ हुआ कैसे? वकूआ हुआ कैसे, जिस पोलिंग स्टेशन पे वकूआ हुआ है वहाँ पे ना मलिक रियाज का वोट था और ना मलिक रियाज का वहाँ में वोट था। वो तो गुंडागर्दी से इलेक्शन जिता रहे थे अपने फ्री को, तो उनकी उनके साथ लड़ाई होगी, जो इलेक्शन लड़ रहा उसके भाई के साथ।
उसके भाई के साथ लड़ाई होगी आनंद किसके भाई के साथ? फैजल रसूल के भाई के साथ, आबद के साथ। अच्छा ठीक दिन का वकूआ है, कोई आदमी और 5 बजे का टाइम था, तकरीबन सारी दुनिया को पता है उसमें सिर्फ आबद की लड़ाई और कोई बाद में मुलव्वस है ही नहीं था उसमें केस में। है। तो फिर आबिद ने कत्ल किया उसे? आबद के साथ और दिन हमने देखा तो नहीं है ना, जो लोग कहते हैं आबद और उसकी जो उनकी लड़ाई हुई है उनमें वो बच्चा कत्ल हो ये गया। आप कह रहे हैं ना कि आबिद की लड़ाई हुई है, तो फिर आबिद ने कत्ल किया? मुझे क्या पता, मैं देख थोड़ा रहा था। जो तो आपको ये कैसे पता कि आबिद की लड़ाई हुई थी उसके साथ? सारी दुनिया कह रही, जो खड़े 200 आदमी था वहाँ पे। तो दुनिया सारी ये नहीं बताती कि जी कत्ल किसने किया, इतना ही बताती है कि लड़ाई किसने की, ये नहीं बताती कि कत्ल किसने किया। दुनिया कहती है उनकी दोनों की लड़ाई हुई है, फायरिंग हुई है, कत्ल हो गया। अच्छा, वो जो दूसरा लड़का कत्ल हुआ इल्ताफ, जी उसे किसने कत्ल किया? वो उसका रिश्तेदार है फैजल रसूल का, उसके मुतालिक बयान में बल्कि रियाज भट्ट ने कत्ल किया उसको। रियाज भट्ट ने? वो कौन है? हाँ जी, रियाज भट्ट कौन? मलिक रियाज पार्टी जो है उसने अच्छा, कत्ल मलिक किया रियाज उसको। पार्टी ने कत्ल। जी हाँ। ठीक है, तो उसका पहले तो जो पर्चा दर्ज हुआ था, उस पर्चे का मुद्दई यानी कि इल्ताफ के कत्ल के पर्चे का मुद्दई मलिक रियाज खुद था, और उस लड़के इल्ताफ का जो बाप है वो भी मलिक रियाज के साथ ही है, अभी भी उनके साथ है। मैं अभी इंटरव्यू भी करके आ रहा हूँ, तो वो बाद में मलिक रियाज पे कैसे वो डाल दिया? मामला है फैजल रसूल का और उनका हमारा इस तरह से कोई तल्लक ही नहीं है। वो क्यों है क्यों नहीं है, उसका बाप तो रोज़ लोगों के घर फिरता है, क्या पता उनका क्या खिलाफ है। उनका चाचा है या उसकी जो बेवा है वो कहते हैं मेरा खामद कत्ल हुआ है, लेकिन जो उसका बाप है वो आया, मैंने भी देखा उसके साथ फिरता हुआ, आया हुआ था ये। हाँ। मलिक रियाज पहले तो मुद्दई था ना, बाद में उसी पर्चे में मुलजिम हो गया। पहले दिन से वो मुलजिम था, पहले दिन से उन्हें एप्लीकेशन जारी थी, पर्चा दर्ज नहीं हो रहा था। मलिक रियाज पहले दिन से ही मुलजिम था उस केस में, पहले दिन से मुलजिम। हाँ, तो वो तो पर्चा नहीं दर्ज कर रहे थे, इसलिए को पुलिस वाले उनकी सपोर्ट कर रहे थे सारे। अच्छा, आपको भी 109 में डाला है या नहीं? मुझे उन्होंने, मैं FIR नामजद नहीं हूँ, मुझे ततीमे बयान में लाया गया। मैं उधर काउंसलर का इलेक्शन लड़ा हूँ, और मैं वहाँ से इलेक्ट हुआ हूँ, जीता हूँ। ये प्री प्लान तकरीबन 10-15 रोज़ के बाद जाके इन्होंने मेरा ततीमे बयान में नाम लिखवाया कि ये फैजल रसूल का कज़न है और ये पैरवी करेगा। लोगों के कहने पे उसने मेरा नाम ततीमे बयान में डाल दिया है, हालांकि मेरा इस केस में दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। अगर मैं मारता या मैं वकूए में शामिल होता तो मैं इलेक्टेड काउंसलर था, मेरी उधर वॉल चेकिंग हुई थी, इतने बड़े पोस्टर लगे हुए थे, मैं नामनूम किस तरह हो सकता हूँ? मलिक रियाज मेरे बाप को जानता है, मुझे जानता है, और फिर मैं नामनूम किस तरह हो सकता था? ये तो प्री प्लान काम हुआ है। मुझे इस पर्चे में सियासी बेस पे लाया गया है फैजल रसूल के कज़न होने के नाते में। अच्छा, आप कितनी देर से आप मुकदमा? मैं 9 साल से इस अदालतों में जलील हो रहा हूँ, क्यों कि वो 62 लोग हैं और मैं अकेला आता हूँ। आपने देखा होगा उनके साथ कितने लोग हैं, लेकिन हम अकेले आते हैं। उनका वो जब चाहते हैं तारीख ले लेते हैं, हमारे अदालतें हमारे साथ कंप्रोमाइज़ करती हैं। अदालतों ने पूरी कोशिश की है कि इसका निबट जाए, लेकिन वो जो मदई पार्टी है वो कोई अपना हरबा इस्तेमाल करती है, किसी तरफ नहीं आने देती, वो तो डिले करती है। मुलजिम पार्टियां उनकी तरफ से डिले हो रहा है। इन दोनों केसों में मुलजिम इतने ज्यादा कि हाजिरी नहीं पूरी होती। अदालतों ने हर चंद कोशिश की है, हर कोर्ट ने कोशिश की है, वो तो फिर मुलजिमों का कसूर है, निबट जाए, इसलिए कि 25/5/2005 का ये वकूआ है। आप उस डेट से लग के आज तक हमारी हाजिरियां चेक कर लें कि हमारी कोई हाजिरी गैर है उधर। हम तो कोर्ट की तारीख पे हाजिर होते हैं, हमारी तो कभी कोई छुट्टी ही नहीं हुई। आप कोर्ट का रिकॉर्ड लें, आपको बेहतर पता चल जाएगा। अगर झूठ एक दूसरे पे बोलेंगे तो इसका फ़ायदा कुछ नहीं है। बात तो असल हकायक वो सामने लाने की मीडिया पे। तो डिले क्यों हुआ है? 9 साल का डिले क्यों? डिले उनकी वजह से हो रहा है, उनका वकील पेश नहीं होता, कभी वो अपनी दरखास्त एप्लीकेशन भेज देते हैं, कभी कोई अरबा इस्तेमाल करते हैं। हमारा केस तो कंप्लीट है, हमारा फैसला अदालत सुनाने लगी। देखिए नाज़रीन, आप सुन रहे हैं कि वो लोग जब हम उनसे बात करते हैं तो वो कहते हैं जो डिले की जिम्मेदार है वो मुलजिम पार्टी है। जब हम मुलजिम पार्टी से बात करते हैं ये कहते हैं कि डिले की जिम्मेदार मुद्दई पार्टी है। ये कहते हैं कि उनका वकील नहीं पेश होता, वो कहते हैं कि इनके वकला पेश नहीं होते। तो प्रॉब्लम जो है वो ये है कि निज़ाम
जो है उसके अंदर कोई डिसिप्लिन नहीं है, यानी कि कोई नस्बुलैन नहीं है, कोई अगर एक कोड हो, एक डिसिप्लिन हो, जो प्रोविजंस कानून की मौजूद है, जो कि नेशनल जुडिशल पॉलिसी में भी जिनका जिक्र हो चुका है पॉलिसी के हवाले से कि क्रिमिनल ट्रायल को इतनी देर में निपटा दिया जाएगा, अगर उन पर अमल दरामद शुरू हो जाए, अगर उनकी एग्जीक्यूशन शुरू हो जाए, इम्प्लीमेंट करना आप अगर उसे शुरू कर दें तो ये सारी चीज़ें दुरुस्त हो सकती हैं। लेकिन अगर कोर्ट ही इस तरह की डिले को फॉर ग्रांटेड ले, कभी किसी का हीला बहाना मान ले, कभी दूसरी पार्टी का हीला बहाना मान ले, और कोर्ट जो है उसका अपना कोई इंटरेस्ट ना हो, कोई ख़ास दिलचस्पी ना हो जल्दी मुकदमे को डिस्पोज ऑफ करने में या उसको कंक्लूड करने में या फैसले तक पहुंचाने में, तो फिर इसी तरह से डिले होता चला जाता है और पार्टियां आपस में एक दूसरे पर ही इल्ज़ाम देती चली जाती है। तो ये प्रॉब्लम जो है ये निज़ाम का है, ये प्रॉब्लम जो है ये अदालती निज़ाम का है। नाज़रीन, इस वक्त मैं मराका के हायर सेकेंडरी स्कूल में हूँ। ये वो जगह है जहाँ पर इलेक्शन के दिन पोलिंग हो रही थी और यहीं पर फायरिंग हुई, जिसके नतीजे में 2 लोग जाँ बहक हो गए। एक का नाम ज़हीर था जो कि मलिक रियाज के बेटे थे, और दूसरे का नाम इल्ताफ़ हुसैन था जिनका ताल्लुक दूसरी पार्टी से था। यहाँ पर हम आए हैं इसलिए कि हमें पता लगा है कि यहाँ पर इलाका मकीन जिन्होंने उस दिन ये वाक़या देखा था वो इस वाक़े के हवाले से कुछ बातें शायद हमें बता सके, इसलिए कोशिश करेंगे कि उनके पास जाएँ और उनसे इस वाक़े के हवाले से कुछ मालूमात इकट्ठी करें। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ पीछे बहुत सारे अक़वाले ज़री लिखे हुए हैं दीवारों पर, जिनमें से एक ये कहता है कि इल्म रोशनी है और जहालत अंधेरा है। लेकिन बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि ऐसी जगहों पर इलेक्शन के दिनों में जब पोलिंग होती है तो इन अक़वाले ज़री का भी कोई ख्याल नहीं किया जाता। बहरहाल आइए देखते हैं कि इलाका मकीनों का क्या कहना है। यहाँ जी वो मलिक ज़हीर साहब थे, वो उनके मुकाबले जो दूसरी पार्टी थी उन्होंने उनके फायरिंग कर दी, और जिससे मौके पर मौजूद मलिक ज़हीर साहब मौके पर ही दम तोड़ गए। और हमारे इलाके में उस वक्त से अब तक खौफ है, और हम अपील करते हैं अदालत से और ये इंसाफ करें और हमारे इलाके से जो खौफ है वो दूर हो जाए। इन दोनों पार्टी का हम तो कहते हैं सुलह हो जाए या इनका केस क्लियर कर दें आप। कोई भी आदमी इस वाक़े के हवाले से अपनी ज़ुबान खोलने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इलाके में बहुत खौफ व हरास है। ये वो सियासी कल्चर है नाज़रीन जिसके ख़िलाफ़ हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं। यानी कि हम अपनी सियासत में नज़रियात को तो कहीं बहुत दूर छोड़ देते हैं, हम सियासत में इल्म को, पढ़ाई को, सियासी बसीरत को तो बहुत दूर छोड़ देते हैं। हमारी सियासत की फ़िज़ा जो है वो क्या होती है इलेक्शन के दिनों में? मुखालफत की। हमारी सियासत की फ़िज़ा होती है दुश्मनी की, जिसके नतीजे में फिर लाशें गिर जाती हैं और उसके बाद 9 साल अदालतों में केसेस चलते हैं और उसके बावजूद उनके फैसले नहीं होते। और इलाका मकीन है कि अपनी ज़ुबान खोलने के लिए राज़ी नहीं होते इस हवाले से। अगर आप फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ में देखें तो वहाँ पे ये पॉलिटिकल कल्चर नहीं है। हमने अपने मुल्क में इस सियासी कल्चर को बदलना है। ये मुसल्ला है सारे लोग 2 गाड़ियों में, और इन्होंने आते ही अंधाधुंध फायरिंग कर दी। वो तो गुंडागर्दी से इलेक्शन जिता रहे थे अपने फ्रीक को। मलिक ज़हीर साहब मौके पर ही दम तोड़ गए। मैं केस कर नहीं सकता, ये जगीरदार का झगड़ा था। जी नाज़रीन, आज इस मौजू पर बात करने के लिए कि हमारी सियासत जो है उसमें क्या कल्चर इस वक्त मौजूद है और हमारी सियासी फ़िज़ा ख़ास तौर पे इलेक्शंस के दिनों में क्या होती है और इसे किस तरह से तब्दील किया जा सकता है या इसे होना किस तरह से तब्दील चाहिए, इसको पर बात करने के लिए हम आए हैं हसन निसार साहब के पास, जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। जी वालेकुम अस्सलाम। हसन साहब, हम जो प्रोग्राम में आज केस उठाया ना जी हमने, दैट इज़ अ मर्डर केस एंड दैट इज़ पेंडिंग इन कोर्ट्स फॉर द लास्ट 9 ईयर्स। 9 साल से उसका फैसला नहीं हो सका, लेकिन उसकी जो वजह थी वो ये थी कि इलेक्शन डे के दिन पोलिंग स्टेशन पर ये कत्ल हुआ था। सर, ये कब ख़त्म होगी सियासी कल्चर में मुखालफत जो है, या ये जो चीज़ें कब इसको दुरुस्त कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? मैं मुस्तकबिल करीब में तो जी बैरिस्टर साहब इसका कोई इम्कान, मुस्तकबिल करीब तो दूर की बात है, मैं दूर दूर तक नहीं देखता। उसकी वजह है कि मैं अक्सर ये कहता हूँ, लोग कुड़ते भी हैं इस बात पे, इरिटेट भी होते हैं कि इस मुल्क की बुनियाद में 2 चीज़ें हैं, जाली क्लेम्स, जाली अलॉटमेंट्स, जाली ज़ातें। जो कमज़ात लोग थे, मैं हकारत से ये बात नहीं कर रहा, अनफॉर्चुनेटली चूँकि हिंदुओं के साथ हम रहे हैं सदियों रहे तो उसका असर तो उसके असरात हैं। जी।
तो जो कमज़ात लोग थे जिनके लिए मुश्किल थी ज़िंदगी, उन्होंने अपनी ज़ातें बदल ली। सो जो मुल्क जाली क्लेमों और जाली ज़ातों से शुरू हुआ, वो जाली डिग्रियों और जाली दवाओं और जाली खुराक तक आ गया। इसी तरह जब जालसाजी का ये लेवल हो तो फिर आपका कानून भी जाली होता है। जाली कानून ये है कि है, लेकिन उसका इत्तलाक नहीं हो रहा। सही। या कानून है लेकिन आपके लिए और है, मेरे लिए और है। सो ये टोटल बोगस, झूठ का एक शर्मनाक किस्म का एक कारोबार है, और आपका सारा कुछ इतना ही मसनूई है जितना मैंने अर्ज किया। इस मुल्क के सारे वसाइल चंद हाथों में, माली वसाइल की बात कर रहा हूं, फाइनेंशियल टर्म्स। इस मुल्क में सियासी ताकत और दौलत चंद खानदानों के अंदर, इससे बड़ी बदमाशी का तस्वुर हो ही नहीं सकता। ठीक है, लेकिन सर ये तो एक मैक्रो लेवल पर हम पिक्चर खींच रहे हैं, जो आप बात कर रहे हैं। मैं आपकी बातों से फुल्ली एग्री करता हूं जो आपने बात की, लेकिन मैं इस वक्त ये बात कर रहा हूं कि हमारी जो अवाम है, हमारे जो लोग हैं, जो एक आम पाकिस्तानी है, जो एक आम शहरी है, वो जब इलेक्शन के दिन वोट डालने के लिए जाता है तो क्या वो नजरिए की बुनियाद पर वोट डालता है, या फिर उसके ज़हन में कोई और ही क्राइटेरिया? क्या उसके ज़हन में भी जात, पात, रंग, नस्ल ये क्राइटेरिया नहीं, बुनियादी तौर पे गाँव का, यूनियन काउंसिल का, शहर का, ये क्राइटेरिया उनके ज़हन में होता है? बुनियादी तौर पे एक बात बताई गई है सदियों पहले से कि जैसी कौम हो वैसे हुक्मरान उन पर मसलत कर दिए जाते हैं। ये कोई नजरिया नहीं होता, कोई असूल नहीं होता, कोई अखलाक नहीं होता, कोई मयार नहीं होता। या मफादात होते हैं या मजबूरियां होती हैं। मजबूरी जात की भी हो सकती है, मजबूरी थाने कचहरी की भी हो सकती है, मजबूरी ये भी हो सकती है। मैं जानता हूं क्योंकि मेरा फार्म हाउस जिस इलाके में, वो क्रिमिनल्स हैं, वो हमेशा जीती हुई पार्टी के साथ इसलिए खड़े रहते हैं ताकि उनके जराइम पे पर्दा पोशी में उनको मदद मिलती रहे। उनके और मोटिव ही नहीं होते। पाकिस्तान की तारीख में पॉपुलर तरीन अगर कोई लीडर था, आप एक लम्हे के लिए अलहदा रखते हैं फाउंडर ऑफ द नेशन को, वो है जुल्फ़िकार अली भुट्टो। उसने क्या किया? उससे बड़ा सियासी जुर्म किसी ने किया ही नहीं। उसने लोगों को हकूक तो बताए, फराइज नहीं बताए। फैक्ट्रीज तबाह बर्बाद हो गई नेशनलाइजेशन, चूंकि वो था ही नहीं। उनका ख्याल था बस ठीक है, हुकूक का मतलब है वेले बैठ के खाओ, हराम खोरी करो, काम चोरी करो। दिस इज व्हाट भुट्टो सोल्ड। वो अनफेयर आदमी करता है। बाप क्या करता है अपने बच्चे के साथ? वो उसको उसके हुकूक के साथ साथ उसको फराइज भी बताता है। दिस इज व्हाट हैपेंड। ठीक है। अच्छा हसन साहब, ये जो मुखालफत की मिसाल के तौर पर, आपकी बात तो मैं समझ गया बिल्कुल कि जी इल्म की कमी है और शऊर की कमी है, और यही वजह है ही नहीं। हमने अक्सर देखा है कि हमारे पोलिंग स्टेशंस पर इलेक्शन के दिन पर आपस में लड़ाई हो जाती है, गोली चलना शुरू हो जाती है, हवाई फायरिंग शुरू हो जाती है, फिर उसके नतीजे में लोग मर भी जाते हैं। लेकिन हमने कभी किसी तरक्की याफ्ता मुल्क में ये नहीं सुना कि इलेक्शन के दिन पे इस तरह का कोई वाक़या हुआ। तो इसका मतलब है जब तक हम अपने अवाम में इल्म और शऊर नहीं उजागर करेंगे तब तक हमारी सियासत का यही हाल रहेगा। यही रहेगा, और इल्म और शऊर यहाँ नहीं, बहुत दूर तक नहीं आएगा। उसकी वजह है हुक्मरान तो हुकूमत की नहीं जी, उसको छोड़ें आप। हुकूमत की तो और बहुत सारी जिम्मेदारी हैं। आपकी जो रूलिंग एलीट है उसने बाय डिजाइन लोगों को जाहिल रखा हुआ है। ये लोकल बॉडीज नहीं करा। तो फिर कैसे ठीक होगा? ये कैसे ठीक होगा? नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ ये ठीक होता ही नहीं दिखाई दे रहा मुझे, दूर दूर तक नहीं। देखें, बात सुने, एक बात मैं आपको बता रहा हूं कि ये स्विच ऑन स्विच ऑफ अफेयर नहीं है। आज आप अगर ये कसमन सोच लें, आपकी पूरी एलीट इस पर मुत्तफिक हो जाए कि हमने कौम को क्वालिटी एजुकेशन देनी है, फिर एक इंफ्रास्ट्रक्चर। आपके तो अभी स्कूल में भैंसे बंधी हैं भाई, आपके टीचर्स घटिया हैं। वो मॉस को मॉस्क्यू कहता है। एक मैट्रिक तक के स्कूल का टीचर, मैं हैरान रह गया, मुझे समझ ही नहीं आई ये क्या कह रहा है। सो घटिया उस्ताद, घटिया एनवायरनमेंट, घटिया बिल्डिंग, घटिया नीयतें। पहले उसको ठीक करोगे, फिर वो बच्चे, वो माँ बाप जो अपने बच्चों को रेंट पे चलाते हैं, जैसे ना रेंट अ कार, 10 साल का बच्चा आपके घर किराए पे दे दिया,
12 साल का मेरे घर में बच्ची काम कर रही है, 14 साल का उधर काम कर रहा है, फिर उनके माँ बाप के चुंगल से उनके बच्चों को निकालोगे, फिर उनको स्कूलों में डालोगे, फिर उनको तैयार कराओगे, वो इट विल टेक एटलीस्ट 30, 40, 50 ईयर्स। मैं ये नहीं कह रहा कि ये अनअचीवेबल टारगेट है, लेकिन ये मैं जो कह रहा हूं कि मुझे दूर दूर तक होता दिखाई नहीं दे रहा। व्हाट डज दैट मीन? दूर दूर तक होता दिखाई नहीं दे रहा, उसका मतलब क्या है कि मुझे ये 100 साल में भी होता दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा, अब आखिरी मेरा सवाल है हसन साहब, हमारा मुल्क का जो अदालती निज़ाम है उसके हवाले से एज एन इंटेलेक्चुअल मैं चाहूँगा कि उसके ऊपर भी आप थोड़ा सा अपना टेक दे दीजिए कि जो हमारा अदालती निज़ाम है आपको लगता है कि वो डिलीवर कर रहा है, और अगर नहीं कर रहा, मैं इसीलिए आगे एक्सटेंड कर रहा हूँ, अगर नहीं कर रहा तो आपको लगता है कि मुस्तकबिल करीब में ये भी डिलीवर कर सकता है कि नहीं? देखें, बात सुने, पहली बात आपके अदालती निज़ाम पे मैं तमाम तर एहतराम के बावजूद ये मुहावरा मैंने ईजाद नहीं किया, मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ कि वकील क्या करना है, जज ही कर लो। मैं गलत कह रहा हूँ, ये सही कह रहा हूँ? सही है बात, ये है ना मुहावरा? बिल्कुल है, मैंने तो नहीं ईजाद किया। तो ये है आपके अदालती निज़ाम की औकात। इसी ने भुट्टो को फांसी चढ़ाया, ये और भी बहुत कुछ करता है। ये असलम गुम्मन की किताब में कि एक बदमाश ने गलत तरीके से यहाँ वो रावी के और पता नहीं कौन कौन से ठेके ले रखे थे, आपके हाई कोर्ट के जज की तरफ वाज़े नंगा इशारा है, पढ़ ले ब्रिगेडियर असलम गुम्मन की किताब का, कि वो पता नहीं कितने साल उनसे करोड़ों रुपया मंथली लेके उनको स्टे देता रहा। वो क्या है? ये झूठ है, और इसमें कसूर किसी का नहीं। वजह क्या है? आपका कौन सा निज़ाम ठीक है जो अदालती निज़ाम ठीक होगा? ये ज़ेरी अदालतों में जाना ही सजा से कम नहीं। केस तो जब आप जीतें या हारेंगे उसका फैसला होगा, उसको छोड़ें। तो इसका भी आपको यही लगता है कि मुस्तकबिल करीब में दुरुस्त नहीं हो सकता? भाई, या तो देखें, बात सुने, या तो टाइटैनिक पूरा डूबेगा या पूरा बचेगा। मुझे समझाएं कि ये जहाज क्रैश किया है, ये फर्स्ट क्लास की सवारियां बच गई हैं, बाकी सारा तबाह हो गया। ऐसा नहीं होता। ह्यूमन बॉडी में अगर आपको मुमासलतें देखने का सलीका आ जाए तो आपका हर मसला जिंदगी का हल हो जाए। अब समझ जाएंगे कि हो क्या रहा है। मसलन जैसे ह्यूमन बॉडी में ब्लड को जुडिशियसली पांव से सर तक सर्कुलेट करें तो नो ब्लड प्रेशर, ना लो ना हाई, आला तरीन काम है ना। इसी तरह अगर पैसा और दौलत जुडिशियसली सोसाइटी में सर्कुलेट करे, दिल भी नो प्रॉब्लम। अच्छा, जब आप ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं, ज़ख़ीरा अंदोज़ी सिर्फ ये कोई चीनी की नहीं मैं कह रहा, कोई चावल की नहीं कह रहा, ये सीमेंट की नहीं कह रहा, ज़ख़ीरा अंदोज़ी ताकत की। ये भुट्टो ख़ानदान है, ये वो अब्दुल वली खान ख़ानदान है, ये शरीफ ख़ानदान है, ये क्या है? ये क्लॉट्स हैं। जब अजारादारियाँ इन फाइनेंशियल टर्म्स बनती हैं, वो फाइनेंशियल क्लॉट्स हैं। ये पॉलिटिकल क्लॉटिंग हुई है। तो इस सोसाइटी का जिसकी आप बात कर रहे हैं भाई मेरे, इसके मसल्स सारे रैप्चर्ड हैं एब्सोल्युटली, इसकी बोन्स फ्रैक्चर्ड हैं, इसके ऑर्गन्स सारे, ना इसके गुर्दे काम कर रहे हैं, ना इसके पैंक्रियास काम कर रहे हैं, ना इसका हार्ट काम कर रहा है। तो आप इसका इलाज करने चले हैं तो कुछ ना कुछ तो होगा। और 1000 बाकी मौज़ेतों को आसमान से उतरा था कि उसने अकल की बात की है। एक जिसे कहते हैं ना डूबते बदन का हाथ, अ सिंकिंग मैन, आखिरी बार वो हाथ हिलाता है कि यार शायद को मुझे रेस्क्यू कर ले। अब मेरी बात है, तो वो जो एफर्ट है वो तो किसी भी माशरे में, बदतरीन तबाह हाल माशरे में भी कुछ लोग हैं जो वो स्ट्रगल गिव अप नहीं करते। कैफियत क्या है? जब हज़रत इब्राहीम के लिए वो आग दहकाई गई तो उनका एक हिकायत है, ये उनका एक दोस्त परिंदा अपनी चोंच में पानी भर के लाया, तो किसी ने कहा इतना सा तू परिंदा है, नमरूद की आग तो बुझाने आया। उसने कहा आग बुझे ना बुझे, मैं अपना काम कर रहा हूँ, अपना कौन, मैं अपना फर्ज अदा कर रहा हूँ। मैं चूंकि हजरत इब्राहीम का दोस्त हूँ तो मेरी औकात चोंच में एक कतरा पानी ला के फेंकने की है, वो मैं लाता जाऊंगा। सो वो काम है जो आप जैसे लोग कर रहे हैं। मैं खुद को आप में इसलिए शामिल नहीं करता कि आपकी उम्र है ख्वाब देखने की, अभी आपकी तो उम्र है उम्मीद की, करने देखने की और दिखाने की। अनफॉर्चुनेटली मेरी नहीं। जैसे जैसे आप और आपकी कब्र का फासला कम होता है तो बंदा कहता है यार, वो कहते हैं कि मुनीर नियाज़ी साहब का
बड़ा ही खूबसूरत शेर है, आवाज़ दे के देख लो शायद वो मिल ही जाए, वरना ये उम्र भर का सफ़र रायगां तो है। आपके पास चूंकि आवाज़ देने के लिए ज़्यादा साल हैं, आप लगे रहें, मैं तो आपको नहीं रोक रहा। मैं हसन साहब अब प्रोग्राम के आखिर में आपका शुक्रिया इसलिए नहीं अदा करूंगा क्योंकि अगर मैंने किया तो आप कहेंगे फिर रवायती बात कर। बहुत खूबसूरत बात किया आपने। नाज़रीन, ये थे बच्चों, हमेशा बात भले ऐसी हो लेकिन ओरिजिनल बात करने की कोशिश करनी चाहिए। नाज़रीन, हसन निसार साहब, इनके पास आने का मकसद ये था कि आपको दिखाएंगे इस वक्त हमारे मुल्क का जो एक इंटेलेक्चुअल है, एक सहाफ़ी है, एक जो दानश्वर है, वो इस सारी सिचुएशन को किस तरह से देख रहा है, हमारी सियासत को, हमारे अदालती निज़ाम को वो किस तरह से देख रहे हैं और उससे उन्हें अगर कोई उम्मीद है तो वो किस हद तक है। प्रोग्राम आपने देखा, हमने दोनों पार्टीज का मौक़िफ़ आपको दिखाया भी, सुनवाया भी। अब फैसला यकीनन अदालत करेगी, लेकिन मैं एक बात की निशानदेही ज़रूर करूंगा और वो इस केस के हवाले से नहीं है बल्कि वो हमारा जनरल जो इलेक्शंस का माहौल होता है उसके हवाले से है। हमने देखा कि जब भी हमारे मुल्क में इलेक्शंस होते हैं, चाहे वो जनरल इलेक्शंस हों या वो बल्दियाती इलेक्शंस हों या कोई और इलेक्शंस हों, एक अजीब सी फ़िज़ा बन जाती है मुखालफत की, दुश्मनी की, नफ़रत की, और लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं। ये बहुत गलत बात है क्योंकि सिविलाइज्ड माशरों में, पढ़े लिखे माशरों में इस तरह से नहीं होता है। लोग जाते हैं बड़े आराम से, तमीज़ से, प्यार से, नज़रियाती बुनियादों पर इलेक्शन के दिन जाकर अपना वोट कास्ट करते हैं और घर वापस आ जाते हैं। यहाँ पर फायरिंग्स भी होती हैं, यहाँ पर गाली गलोच भी होती है, यहाँ पर लोग दस्तो गिरेबान भी होते हैं, और जिसके बाद इस तरह के वाक़यात होते हैं और फिर उस टाइम पर वो मुश्तिल होकर ये नहीं सोचते कि इस वाक़े के बाद अब अगले 10 साल हमें अदालतों में जाकर इंसाफ के लिए धक्के खाने पड़ेंगे। अगर हम अपने अंदर बर्दाश्त पैदा कर लें, जो कि हमारा मजहब भी हमें सिखाता है, तो शायद यहाँ तक नौबत पहुँचे ही ना। अगले प्रोग्राम तक के लिए बैरिस्टर एहतशाम अमीरुद्दीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपका मुकदमा भी तवालत का शिकार है और अदालती निज़ाम से जुड़ी आपकी उम्मीदें कम होती जा रही हैं, तो हमारे टेलीफोन, फेसबुक और ईमेल पर हमसे रब्ता करें। हमारा टेलीफोन नंबर है 0423578439 हमारा ईमेल एड्रेस mic@sama.tv या फेसबुक पर हमें ज्वाइन करें facebook.com/इंसाफ चाहिए।